वक्त की सबसे बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस ने दावा किया है कि उस पर यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि सेना ने यूक्रेन की 2 मिसाइलों को नष्ट भी कर दिया, लेकिन इस हमले में रूस के 20 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने यह हमला S-200 से किया है, जिसे जेलेंस्की ने अपग्रेड करने का ऑर्डर दिया था। जेलेंस्की ने जबरदस्त काउंटर अटैक कर दिया है। रूस के भीतर घुसकर हमला करना यह दिखाता है कि अभी यूक्रेन की सेना में बहुत जान बाकी है। जेलेंस्की आसानी से सरेंडर नहीं करने वाले हैं। और अब तो हालात ये हो गए हैं कि रूस हमला करता है तो यूक्रेन उसका सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि करारा जवाब देता है। महायुद्ध में पहली बार रूस पर यूक्रेन का सीधा वार। रूस पर यूक्रेन का मिसाइल हमला। यूक्रेन की 2 मिसाइलें ढेर। रूस के 20 लोग जख्मी। युद्ध की ये बिल्कुल नई और ताजा तस्वीर है। यूक्रेन पर गिरती मिसाइलों का मुंह जैसे जेलेंस्की ने मॉस्को की ओर मोड़ दिया है। सबसे पहले इस मात्र कुछ सेकंड के वीडियो को गौर से देखें, जो कहते हैं कि जेलेंस्की का काउंटर अटैक फेल हो गया है। जेलेंस्की की सेना रूस की सेना के सामने घुटने टेक रही है। उन्हें यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें युद्ध की आगे की संभावना और विनाश की झलक दिखती है। जेलेंस्की के रूस पर मिसाइल हमले की डिटेल दिखाने से पहले रूस ने इस हमले पर क्या कहा है उसे समझने की जरूरत है। रूस के दक्षिणी हिस्से में यानी तागानरोग शहर में यूक्रेन ने मिसाइल से हमला किया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन की 2 मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन इस हमले में उसके 20 लोग घायल हो गए। रूस पर जेलेंस्की के हमले पहले भी हुए, लेकिन अब तक यूक्रेन इन हमलों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता रहा है। यह पहली बार है जब जेलेंस्की ने अपनी सेना को रूस पर मिसाइल गिराने का ऑर्डर दिया। जेलेंस्की की यह मिसाइल कैसी है इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। उसके पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नया बयान सुनिए, जिसमें यूक्रेन के हमले के बाद पुतिन क्या करेंगे इसका अंदेशा दिखता है। Ликвидировали Саддама Хусейна. Они забыли, как они действовали в Ливии, без всякого решения Совета Безопасности ООН. Они забыли о том, что они разрушили ситуацию в Судане. Они забыли о том, что они вторглись в Сирию. Плевать они хотели на устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то. В данном случае против России. Ничего у них не получится. रूस में घुसकर हमला करने की रणनीति जेलेंस्की ने युद्ध के शुरुआती दौर में ही बनाई, लेकिन इस रणनीति को जमीन पर जेलेंस्की नहीं उतार पा रहे थे। इसका कारण रहा कि अमेरिका या नाटो ने यूक्रेन को रूस के भीतर घुसकर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें कभी मुहैया नहीं कराई। बावजूद इसके कि जेलेंस्की ऐसी मिसाइलों की डिमांड लिस्ट वाशिंगटन बार बार भेजते रहे। अब सवाल उठता है कि जेलेंस्की ने फिर मिसाइलों से ताजा हमला रूस के भीतर घुसकर कैसे किया। इसका जवाब जानने के लिए उस मिसाइल की डिटेल
जाननी होगी जो रूस पर कहर की तरह बरसी है और जिसने रूस के डिफेंस सिस्टम के सामने चैलेंज पैदा कर दिया है। जिस मिसाइल से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया है उसका नाम है S-200। ये S-200 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, लेकिन यूक्रेन की डिफेंस फोर्स ने इसमें तकनीकी बदलाव किया है और अब ये मिसाइल S-300 की तरह काम कर रही है जो जमीन से जमीन पर मार कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने 2023 में ब्रांस्क ओब्लास्ट और क्राइमिया में रूसी ठिकानों पर हमला करने के लिए S-200 मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। सोवियत संघ के दौर में S-200 मिसाइलों का प्रोडक्शन रक्षा संस्थानों, औद्योगिक संस्थानों और सरकार के अहम सुरक्षा संस्थानों के लिए किया जाता था। यूक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा था तब से ही S-200 मिसाइलें यहाँ के हथियार गोदामों में भरी पड़ी हैं, जिसका इस्तेमाल ज़ेलेंस्की इसे एडवांस सिस्टम में बदल कर रहे हैं। इस मिसाइल की खासियतों के चलते ही इसे कई देशों ने रूस से खरीदा है। इस वक्त दुनिया के कई देशों में ये मिसाइलें तैनात हैं, जैसे अजरबैजान, बल्गेरिया, ईरान, कजाकिस्तान, लीबिया, उत्तर कोरिया, पोलैंड, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार। इन देशों ने S-200 उसकी काबिलियत के चलते ही खरीदा। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में ये मिसाइलें अपग्रेड नहीं हो पाई और ज़ेलेंस्की ने यही काम कर दिखाया। S-200 को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल की जगह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल बना डाला। इन मिसाइलों की तैनाती ज़ेलेंस्की ने रूस के दक्षिणी बॉर्डर पर किया है, जहां से रूस के कई अहम शहर बहुत करीब हैं और उन्हें आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस अब पक्के तौर पर कह सकता है कि यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। हालांकि एक तरह से कई सप्ताह पहले ही हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ऐसे अभियान चला रहा है जिन्हें सैन्य भाषा में श्रैपिंग ऑपरेशन कहा जाता है। मिसाइलों और तोपखानों के जरिए हो रहे इस हमले में फ्रंट लाइन के पीछे से यूक्रेन रूस के अहम हथियारों और सामान को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन का रूस पर मिसाइल से हमले का मतलब है कि ज़ेलेंस्की हार के कितने करीब हैं ये क्लियर हो गया है। मतलब यूक्रेन अब भी इस स्थिति में है कि वो जंग लड़ सके, पुतिन को करारा जवाब दे सके। इसका उदाहरण है यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले। 24 जुलाई रूस ने आरोप लगाया था कि यूक्रेन ने मॉस्को में 2 ड्रोन से हमला किया। रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में यूक्रेन ने 17 ड्रोन से हमले किए। 5 जुलाई मॉस्को की 2 बिल्डिंग्स पर 5 ड्रोन से हमले का आरोप लगा। 3 मई इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन के घर क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से अटैक किया गया। दोनों ड्रोन क्रेमलिन के डोम पर क्रैश हुए थे। यूक्रेन के ये ड्रोन हमले बस बानगी हैं कि ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। ड्रोन के बाद अब यूक्रेन रूस को मिसाइलों से भी निशाना बनाने की स्थिति में है। इस तथ्य के बावजूद कि यूक्रेन के पास मिसाइलों की तादाद रूस के मुकाबले शून्य है। इस तथ्य के बावजूद कि रूस ये दावा करता है कि उसने यूक्रेन के कई ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया है। यहां तक कि ब्रिटेन से यूक्रेन को मिली ताकतवर स्टॉर्म शैडो मिसाइलें भी रूस के सामने नहीं टिक पा रही। (15 मई को 1,
16 मई को 7, 20 और 22 मई को अज्ञात संख्या में और 26 मई को 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराने के लिए रूसी सेना को अपने एयर डिफेंस सिस्टम में कई अपग्रेड करने पड़े। हालांकि रूस ने यह नहीं बताया कि इसके लिए उसने कौन से मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। रूस इस समय यूक्रेन में S-400 से लेकर कई दूसरे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइलें शक्तिशाली होने के बावजूद रूस का निशाना क्यों बन रही है। स्टॉर्म शैडो के बारे में यहाँ आपको जरूर जानना चाहिए। सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। ये 250 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। इस मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम है। खास बात यह है कि किसी भी तरह के मौसम में दिन और रात हमला करने में सक्षम है। ये दुश्मनों को एयरबेस, रडार इंस्टॉलेशन और कम्युनिकेशन को बुरी तरह से तबाह कर सकती है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल में फायर और फॉरगेट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल को लॉन्च होने के बाद ये इंफ्रारेड की मदद से दुश्मन के ठिकाने को टारगेट करती है। 250 किलोमीटर की रेंज वाली स्टॉर्म शैडो यूक्रेन के पास सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। बाद बाकी ज़ेलेंस्की के पास इससे कम दूरी की ही मिसाइलें हैं। हालांकि मिसाइलों की जगह ड्रोन से अटैक करना ज्यादा आसान और सस्ता है। ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ यही कर रहे हैं। यहाँ ये बताना बहुत जरूरी है कि अमेरिका ने कई बार ये क्लियर किया है कि रूस पर किसी भी तरह के हमले को वो सपोर्ट नहीं करता। ये बात बहुत साफ है कि अमेरिका और नेटो दोनों ही रूस से सीधा युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दूसरी ओर ये भी तथ्य है कि इस अमेरिका और नेटो की बदौलत ही ज़ेलेंस्की युद्ध में अब तक टिके हुए हैं। हालांकि कब तक टिके रहेंगे ये कहना मुश्किल है। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ज़ेलेंस्की हमले 5 महीने से अधिक नहीं चल सकते हैं। इसके बाद बरसात होगी और जमीन दलदली हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सैन्य वाहनों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर यूक्रेन की सेना रूस की रेखा को पार करके अज़ोव सागर तक पहुंचने में कामयाब हो गई तो फिर इसके पश्चिम की तरफ रूस के सैनिक कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। वो फिर सिर्फ क्राइमिया से पहुंचने वाली रसद पर ही निर्भर हो जाएंगे। लेकिन इस गणित का असर ज़ेलेंस्की पर होगा ऐसा दिखता नहीं। लेकिन फिलहाल तो काउंटर अटैक की कामयाबी को लेकर कहा जा रहा था कि फेल हो रहा है, तो रूस के शहर में गिरी यूक्रेन की मिसाइलों ने फेला बदल दिया है। हालांकि ज़ेलेंस्की को काउंटर अटैक जारी रखना है तो यूक्रेन को रूस से क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को बर्बाद करना होगा और क्राइमिया तक सामान लाने वाले जहाजों को निशाना बनाना होगा। ज़ेलेंस्की की सेना के लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन की सेना रूस पर एक हमला करती है तो उसका बदला रूस की सेना 25 हमलों से ले रही है। अगर नेटो के दम पर खड़े ज़ेलेंस्की झुकने वाले नहीं तो पुतिन के पास भी ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो जंग को रोक दे या अपने नुकसान के कारण युद्ध को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दे। रूस पर यूक्रेन के हमले चिंताजनक है, लेकिन इतने भी नहीं कि पुतिन का इरादा बदल दे। लिहाजा अब इंतजार है पुतिन के बदले का।